हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सबसे पहला आज स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर, पहला जो यूनिट है ना, उसमें दो चैप्टर्स हैं। पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे जो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में। तो फील्ड्स बहुत बाद में आएगा, फील्ड्स तक पहुँचते हमको 3-4 लेक्चर ख़त्म करना पड़ेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या है? ठीक है, जो रुका हुआ चार्ज है, चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, रुके हुए चार्ज के कारण जितने भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी फिनोमिनन पढ़ते हैं, जितने भी थ्योरीज आते हैं चार्जेस के ऊपर, जब वो एक जगह पर रुका हुआ है चार्ज एट रेस्ट, तब वो सारे फिनोमिनन या थ्योरी किस ब्रांच में आते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ब्रांच में आते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना, चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड तैयार होता है, चार्जेस के अट्रैक्शन रिपल्सन के बारे में, टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, धीरे धीरे सारे पॉइंट्स आएंगे बाहर। कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या हो गया? चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जब रुका हुआ हो, नहीं चल रहा है, ठीक है, एक जगह पर टिका हुआ है। रेस्ट का मीनिंग क्या हो गया? जब वो मोशन में नहीं है। अब चार्ज एट रेस्ट में जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर चार्ज है क्या। तो सबसे पहला चैप्टर दिया है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है, अब तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कहा जाता है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या होगा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब ये एक वर्ड आता है इंट्रिंसिक। ठीक है, बहुत लोग सुने होंगे, बहुत लोग नहीं भी सुने होंगे। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब होता है सबसे छोटा प्रॉपर्टी, सबसे आखिरी प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगा। इसके अंदर हम नहीं घुस सकते, है ना। जैसे मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, मास के ऊपर डिपेंड करके हम दूसरे प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज के ऊपर डिपेंड करके दूसरे प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज को नहीं तोड़ सकते हम लोग कि एक चार्ज है फिर उसके अंदर कुछ और होता है। एक चार्ज के अंदर, चार्ज लास्ट प्रॉपर्टी, सबसे छोटा प्रॉपर्टी, इसके अंदर हम नहीं जा सकते, इसके अंदर का स्टडी नहीं कर सकते हम लोग। उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब चार्ज का ये तो पता चला कि क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, किसी भी सब्सटेंस का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब हो गया सबसे छोटा या सबसे लास्ट प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम लोग और स्टडी नहीं कर सकते। ऐसा ही एक दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? मास है। अब मास मिला हमको। मास क्या था? एक कोई भी सब्सटेंस रखा हुआ है, उसके अंदर कितना क्वांटिटी कंटेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। लोग इसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किए बहुत पहले। पहले क्या हुआ, एक कुछ लोगों ने अट्रैक्शन को महसूस किया। कुछ चीज़ों में अट्रैक्शन होता है, जैसे एक कुछ रॉड पकड़ ली, एबोनाइट का रॉड या लोहे का रॉड, वूल में अच्छे से रगड़ लिए और फिर कागज़ के पास या किसी प्लास्टिक के पास, किसी चीज़ के पास ले आए, तो उसमें या तो स्पार्क आने लग गया या फिर उसको अट्रैक्ट करके अपने तरफ ले आए, तो अट्रैक्ट होने लगा। इससे क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट सामने आया। ठीक है, उसको समझा गया कि ये क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्ट करता है। बाद में धीरे धीरे स्टडी करने के बाद चार्जेस के बारे में मालूम चला, दो टाइप के चार्जेस के बारे में मालूम चला। अट्रैक्शन के बाद फिर रिपल्सन के बारे में भी धीरे धीरे स्टडी किया गया इसमें। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस अगर हम लोग देखें, है ना, चार्ज में आता है एक टॉपिक टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस समझा गया कि दो टाइप के चार्ज हैं। कैसे पता चला दो टाइप के चार्ज हैं? एक एक्सपेरिमेंट लिया गया, जैसे लेते हैं ग्लास रॉड। ठीक है, ग्लास रॉड को वूल में रगड़ दिया गया, किसी कपड़े में रगड़ दिया गया। ठीक है, ये ग्लास रॉड हो गया। ऐसे ही फिर एक और ग्लास रॉड लिए, उसको भी वूल में रगड़ दिए।
तो दोनों में एक जैसे चार्ज होंगे। ग्लास रॉड लिया गया, उसको वुल में रगड़ा गया, उसको टांग दिए हम लोग, लटका दिए। एक दूसरा ग्लास रॉड लिए, उसको फिर से वुल में रगड़े और फिर उसको टांग दिए। तो क्या देखा गया कि दोनों एक दूसरे से क्या है, दूर जाने लग गए, रिपल्सन होने लग गया। ठीक है, दोनों सेम चीज है, एक ही जैसा काम दोनों पे किया गया। ग्लास रॉड लिया गया, वुल पे रगड़ा गया, दोनों वही है, दोनों को लटकाया गया पास पास। पास आने के बजाय ये क्या है, दूर होने लग गए। ऐसे ही एक और लिया गया, एबोनाइट रॉड। एबोनाइट रॉड, इसको भी क्या करें, वुल में रगड़ दिया या किसी कपड़े में रगड़ दिया, कुछ भी किया, इसको भी रगड़ा गया, लटकाया गया इसको। ठीक है, अब ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे से दूर चलने लगे, मतलब रिपल्सन होने लग गया। तो इससे क्या समझ में आया कि दोनों में एक जैसे चार्ज होंगे ना, दोनों में एक जैसा काम किया गया, ग्लास रॉड और वुल रगड़ा गया है, तो दोनों ग्लास रॉड में एक जैसा चार्ज आया, दोनों क्या आपस में रिपेल होने लगे। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, एबोनाइट रॉड लिया गया, इसको वुल के साथ रगड़ा गया, तो दोनों एबोनाइट रॉड में एक जैसे चार्ज आएंगे, एक काम हुआ है दोनों में, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, दूर होने लग गए। तो इन दोनों में कैसा काम हो गया, रिपल्सन होने लग गया। इसी में से एक ग्लास रॉड को लिया गया, ठीक है, एक ग्लास रॉड को लिया गया और एक एबोनाइट रॉड को लिया गया, इन दोनों को पास में ऐसे लटकाया गया, तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग गए। ठीक है, अट्रैक्ट होने लग गए। तो इससे क्या समझ में आया कि इसमें कुछ और प्रॉपर्टी था, इसमें कुछ और प्रॉपर्टी था। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों रिपेल कर रहे हैं, लेकिन दोनों को जब एक साथ लाया गया तो दोनों अट्रैक्ट करने लग गए। अब यहाँ से तो समझ में आया कि दोनों में एक जैसे चार्ज होंगे। मान लिया गया कि इसका चार्ज पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है सब में, तो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये इसमें भी पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। अगर यहाँ पर इसको भी अगर हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, अगर ये भी पॉजिटिव रहता तो यहाँ तो ठीक है रिपेल होंगे, पर यहाँ दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हमने देखा कि एक जैसे चार्ज होते हैं तो वो क्या होता है, रिपेल हो जाता है। यहाँ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब एक जैसा चार्ज नहीं, यहाँ पर कुछ और चार्ज रहा होगा, तब जाके ये कुछ दूसरे तरीके का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यहाँ पर भी अगर रिपेल हो जाता तो समझ में आता कि सब में एक जैसा प्रॉपर्टी होता है, एक ही चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर मान लिया हम लोग कि यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज है, एबोनाइट रॉड में नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करके एक जैसे चार्ज है। अब हमारे पास क्या हुआ, ग्लास रॉड में है पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट रॉड में है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हो गए, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल हो गए। पॉजिटिव नेगेटिव जब आए तब वो दोनों क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि अपने पास एक नहीं दो टाइप के चार्जेस हैं और दोनों एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग हैं। तो सिर्फ अट्रैक्शन का फोर्स नहीं रह गया, इसमें क्या है, रिपल्सन भी हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस में। अब जो दो चार्जेस मिले, ये दो चार्जेस बने कैसे, ठीक है, हालांकि होते तो पूरे हैं, चार्ज सब में होगा। कोई भी सब्सटेंस ले, ग्लास रॉड में पहले चार्ज पता नहीं चला था, लेकिन उसमें चार्ज था। ठीक, अब ये चार्ज अचानक से कैसे शो होने लग जाता है, इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, बहुत अंदर जाते हैं, डीप जाते हैं मैटर के एकदम अगर डीप जाएंगे, तो मैटर के एकदम डीप अगर जाते हैं हम लोग, तो हमको सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो क्या मिलता है, एटम मिलता है। हमको चार्ज समझने के लिए एटम तक जाना पड़ेगा ना, एकदम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहुंचते हैं। एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, पढ़े हैं एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग, पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे हुए होते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में बराबर होते हैं, किसी में न्यूट्रॉन्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। प्रोटॉन्स में कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। इसके चारों ओर क्या होता है, ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जो सबसे पहला ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें क्या है, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। प्रोटॉन्स में क्या है, पॉजिटिव चार्जेस। प्रोटॉन से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे में, 8। ठीक है, यहाँ पर टोटल
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रोटॉन्स है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन और इसको बाहरी सेल में हो गया। अब देखो यहाँ पर कितने प्रोटॉन हैं, 12 प्रोटॉन है, मतलब 12 पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें क्या है 12 नेगेटिव चार्जेस, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 नेगेटिव, टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो ये जो एटम था ये क्या था, चार्ज नहीं था, न्यूट्रल फेज में था, न्यूट्रल फॉर्म में था ये। अब जब इसको किसी दूसरे एटम के पास ले आता हूँ, जैसे ग्लास रॉड के एटम्स थे, वो क्या वूल के एटम के पास रगड़ा गया, उसमें फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन होने पर क्या होता है, रगड़ने पर उसमें गर्म होता है, वो थर्मल एनर्जी मिलता है, थर्मल एनर्जी मिलने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलने पर ज़्यादा तेजी के साथ वाइब्रेट करते हैं, और फिर जब इसको एक लिमिटेड एनर्जी मिल जाती है जिससे कि ऑर्बिट को छोड़ सके, तो ये ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाता है। अब अगर ऐसा कंडीशन होता है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, -2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता, अंदर तो सेम रहता, 12 प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन कितने रहते हैं 12, मतलब 12 पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स जितने भी रहे, जैसे यहाँ पर कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मान 12 न्यूट्रॉन। लेकिन इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए इसमें, मान के चलो ऐसा कंडीशन हुआ जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो पहले वाले 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, आखिरी सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मान लीजिए इसमें से रिलीज हो गए, है ना, इसने दान कर दिया, किसी दूसरे को दान कर दिया, दूसरे एटम ने ले लिया वो इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब क्या होगा, इसमें देखो कितने प्रोटॉन थे, 12 प्रोटॉन, मतलब 12 पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -10 कितने हो गए, +2 बचा, मतलब ये एटम अब चार्ज्ड है। ठीक है, इसका चार्ज कितना है, +2 चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इस तरीके से चार्ज होता है। ऐसे ही अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता ये, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, मतलब नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उतने क्या होते हैं, उसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कॉमन सॉल्ट जो बनता है, ठीक है, NaCl, Na सोडियम। ठीक है, सोडियम क्या होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब इसमें क्या होते हैं, 11 पॉजिटिव चार्ज और 11 नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है, जब NaCl बनता है, ठीक है, तो इसमें हो जाता है Na एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो Na हो जाता है 10 और Cl हो जाता है 18। तो Na 10 का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज तो 11 ही रहते हैं, प्रोटॉन नहीं चेंज होते हैं, क्या देता है ये, इलेक्ट्रॉन एक दे देता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज कम हो जाएगा, तो -10, तो +11 -10 क्या हो गया, +1 चार्ज हो गया। क्लोरीन का अगर देखें हम लोग, क्लोरीन का कितना हो, 18 हो गया, पहले कितना था, 17 था। ठीक है, प्रोटॉन इसमें चेंज नहीं होते, प्रोटॉन 17 के 17 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पहले 17 थे, अब कितने हो गए, 18 हो गए, तो -18। ठीक है, अब +17 -18 कितना हो जाएगा, -1 चार्ज होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन दिया उसमें से एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिव कम हो रहा है तो पॉजिटिव क्या हो गया, सारे कैंसिल आउट नहीं हुए, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो सारे पॉजिटिव कैंसिल हो गए, नेगेटिव चार्ज बच जा रहा है एक, तो -1 इसको चार्ज दे दिया। तो ये हो गए 2 टाइप के चार्जेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज हो गया, ये 2 टाइप के चार्जेस हो गए। अब ये चार्जेस चार्ज किया कैसे जाता है, देखो टाइप वेज ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के वेज में सबसे पहला वेज ऑफ चार्जिंग, सबसे पहला जो सबसे पहले पुराना है जो फ्रिक्शन, मतलब रगड़ने पर क्या होता है, चार्ज जाता है। जैसे अभी 2 हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े, एक्सपेरिमेंट क्या था, ग्लास रॉड को वूल के साथ रगड़े या एगोनाइट रॉड को वूल के साथ रगड़े, तो ऐसे रगड़ने पर क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। क्यों होता है ट्रांसफर, फ्रिक्शन क्या होता है, जब रगड़ा जाता है
एक दूसरे में वो रगड़ने को अपोज करता है ना। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो उसको अपोज करता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो बॉडी गर्म होने लगता है। जब गर्म होता है, हीट एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होता है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स तेजी के साथ वाइब्रेट करने लगते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब अपना ऑर्बिट छोड़ के निकल जाते हैं। एटम्स के ऑर्बिट को छोड़ के निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो उस एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक एटम ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। उसमें उतना एनर्जी आ जाता है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके। तब क्या होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हो गया सबसे पहला क्या, फ्रिक्शन। दूसरा हो गया बाय कांटेक्ट, पास पास सटा के रख देने पर हो जाएगा चार्ज। ठीक है, देखो कैसे होता है चार्ज बाय कांटेक्ट। एक बॉडी है, मान के चलो नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ है, ठीक है। एक दूसरा बॉडी जिसमें कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। इसके साथ मैं सटा के रख दिया, एकदम सटा हुआ है ये, ठीक है। सटा दिया इसके साथ। अब क्या होगा, एक हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन, पढ़ते हैं ऑस्मोसिस, पढ़ते हैं डिफ्यूजन टाइप का, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है, और जिधर कम है उधर भरने लगता है। इसके पास नेगेटिव चार्ज भरपूर है, इसके पास ऐसा कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या करेगा, कुछ नेगेटिव चार्जेस इधर देने लगेगा। नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है इसके पास। इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है थोड़ा इधर भी देने का प्रयास करेगा, ये बराबर करने की कोशिश करेगा। तो थोड़ी देर बाद इसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएंगे और इसमें वो नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बाय कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट करने पर, बाय कॉन्टैक्ट से क्या होगा, जैसा चार्ज हमारे पास मटेरियल है वैसे ही चार्ज दूसरे में भी हो जाता है, ठीक है। मतलब हमको कोई बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी को ला के उसके साथ रखना पड़ेगा हमको। अगर नेगेटिव है तो इसमें भी नेगेटिव ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव चार्जेस भरे पड़े हैं तो इसमें भी क्या है, कुछ पॉजिटिव चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे। ये तो हो गया बाय कॉन्टैक्ट। अब जो थर्ड मेथड है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लैबोरेटरीज वगैरह में भी यूज़ होता है, थर्ड जो है वो है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होता है, हम सटाते नहीं, थोड़ा दूर रखते हैं उसको, ठीक है। इंड्यूस्ड चार्ज कहा जाता है जब उसमें चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। तो एक बॉडी है, मान के चलो ऐसे, जिसमें नेगेटिव चार्ज भरा पड़ा है, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस इसमें बहुत है। अब नेगेटिव चार्ज है, एक बॉडी को इसके पास ले आता हूँ, इसके पास ले आया एक बॉडी को, सटाना नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, थोड़े दूर में एक दूसरा बॉडी जो न्यूट्रल एक्चुअली क्या होता है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कैंसिल आउट करके वो न्यूट्रल होता है। तो मतलब इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी है, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिसको अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट किसको करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। तो सारे पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, इधर इकट्ठा हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस इस इलाके में इकट्ठा होने लगेगा। और जो नेगेटिव चार्जेस है वो कहाँ जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होता है, तो नेगेटिव क्या है, दूर धकेल देगा, दूर धकेल देगा तो दूसरे किनारे पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्जेस इधर, नेगेटिव चार्जेस उधर। इसको क्या कहा जाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज कहा जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अभी भी दोनों टाइप के चार्जेस हैं इसमें, टोटल चार्जेस का जीरो है, न्यूट्रल है। एक दूसरा बॉडी ले आते हैं इसके पास, सटा देते हैं इसके साथ एक दूसरा बॉडी। अब दूसरे बॉडी में क्या होगा, यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्जेस, वो नेगेटिव चार्जेस इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, ये नेगेटिव चार्जेस कुछ इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ से हट करके, ठीक है। तो ये बॉडी क्या है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसको जब हम लोग अलग करके ले जाएंगे, इसको जब अलग करके ले जाएंगे तो इसमें सिर्फ हमको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। तो ये बॉडी में क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो अगर हम लोग नहीं रखते हैं, ये सब भूल जाओ, सिर्फ इतना सा अगर लेते हैं, तो ये जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए दोनों सरफेस पे, इनको क्या कहा जाएगा, इंड्यूस्ड चार्जेस कहा जाएगा, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रिक इंडक्शन, नहीं इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ये सब कहा जाता है इसको। तो चार्ज करने के तरीके क्या होंगे, वेज ऑफ चार्जिंग, पहला फ्रिक्शन, रगड़ने पर, दूसरा बाय कॉन्टैक्ट, एक साथ रखने पर, और तीसरा बाय इंडक्शन, थोड़ा सा गैप में रख देने पर,
ये 3 हो गए 3 वेज ऑफ चार्जिंग। अब इसमें जो किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं वो कैसे पता करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं उसको पता करने के लिए यूज़ किया जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बुक में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर होगा तो पढ़ लेना उसको, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, तो 3 वेज ऑफ चार्जिंग हो गया, फ्रिक्शन, बाय कॉन्टैक्ट, बाय इंडक्शन, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं टॉपिक कंडक्टर्स। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, अभी सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स मतलब क्या है? छोटे क्लास में पढ़ते थे, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी या हीट, उसी को कंडक्टर कहा जाता है। अब देखो कंडक्टर्स एक्चुअली क्या होते हैं, विच हैव हाई अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स ऐसे चीज़ों को कहा जाता है जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज उसमें भरे पड़े होते हैं, फ्री होते हैं, जो कहीं भी घूम सकते हैं। तो जब उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना होता है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स उसमें भगाया जाता है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जाता है। तो इसमें कंडक्टर्स में क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनके पास होता है इलेक्ट्रॉन्स, भरमार होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को कैरी करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सकते हैं। इंसुलेटर्स जो होते हैं उसमें इस चीज़ की कमी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इंसुलेटर्स को लिख सकते हैं, इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स व्हिच हैव नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर्स इंसुलेटर्स में यही मेन डिफरेंस है, कंडक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत कम होता है, या नेग्लिजिबल कह सकते हैं उसको, बहुत कम होता है, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। चार्जेस हो सकता है कुछ हो, फ्लो होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने लायक फ्लो नहीं होता है ना, उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो यह तो छोटा सा है। हम लोग मेन पढ़ेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहला प्रॉपर्टी एडिटिविटी। चार्जेस को ऐड किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, हम पूछ देंगे कि यहाँ पर टोटल कितना चार्ज है, तो सभी चार्जेस को ऐड कर दो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे चार्जेस भरे पड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं। अब इसमें पूछा गया कि इसमें बताओ टोटल चार्ज कितना है, ठीक। तो टोटल चार्ज गिनने के लिए पहले तो सारे पॉजिटिव चार्जेस को ऐड कर लेते हैं, सारे नेगेटिव चार्जेस को ऐड कर लेते हैं, फिर दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो पॉजिटिव चार्ज में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 पॉजिटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नेगेटिव चार्जेस। अब यहाँ पर हमने देखो एडिटिविटी का यूज़ किया, सारे पॉजिटिव चार्जेस को एक साथ गिन के हम लिख सकते हैं जोड़ के +18, सारे नेगेटिव चार्जेस को एक साथ जोड़ के लिख सकते हैं -2। ये दोनों को भी आपस में हम लोग ऐड कर सकते हैं टोटल चार्ज निकालने के लिए। +18 और -12 अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो +6 आंसर आता है। तो इस ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज क्या है, मतलब फाइनल चार्ज +6, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट चार्ज भी कहते हैं। टोटल पॉजिटिव चार्ज 18, टोटल नेगेटिव चार्ज 12 और इक्विवेलेंट चार्ज इसका +6, ठीक है। ये हो गया एडिटिविटी का प्रॉपर्टी। ये छोटा सा प्रॉपर्टी, बस याद रखना कि हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं, न्यूमेरिकली ऐड किया जा सकता है ना। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। कंजर्वेशन लॉ पढ़ते हैं हम लोग, पिछले क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़े हुए कंजर्वेशन लॉ,
उसके हिसाब से चार्ज के बारे में, तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। यही पढ़ते हैं हम लोग, एनर्जी का कंजर्वेशन भी, चार्ज का कंजर्वेशन भी, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी। कंजर्वेशन लॉज में यही डेफिनेशन में दिया है, दिस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। अब देखो इसका एक और हम लोग लिख सकते हैं चार्ज का, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, an isolated system always remains constant। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है, जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। एक मैं डब्बा बना दूं, यहाँ से ना तो बाहर जा सकता है कुछ, ना अंदर आ सकता है कुछ, तो उसको क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। बाहर कुछ भी नहीं जा सकता है इसमें, ना एनर्जी जा सकता है, ना चार्ज जा सकता है, ना मास जा सकता है, कुछ नहीं जा सकता है, तब इसको क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, कितना भी चेंज होता रहे उसके अंदर। जैसे इसमें मान के चलो पहले ऐसा था कि इसमें 4-5 पार्टिकल्स थे, ऐसे 6 पार्टिकल, इसमें -5 चार्ज हो गया, इसमें +4, इसमें -3, इसमें +2, इसमें +7, इसमें -1 चार्ज। मान चलो ऐसा है, इसको किसी कारण से इसमें चेंजेस आ गए कुछ, है ना, बहुत हिल गया या टिल्ट हो गया या बहुत ज़्यादा इसमें वाइब्रेशन आ गया, इसके जो 6 पार्टिकल्स हैं वो ऐसे चेंज हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसमें हो गया -4, इसमें +3, तो -4 +3, इसमें आ गया -7, मान लेते हैं इसमें +3, इससे -2 और इसमें +5। सॉरी, ये वाला हमको नहीं मालूम, मान के चलो। तो कैसे पता करोगे कि इसमें कितना चार्ज है, तो क्या है कंजर्वेशन लॉ, पहले जितना था लास्ट में भी टोटल उतना ही होना चाहिए, तो उसी लॉ का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। पहले कितना था, इसको लिखे -5 +4 -3 +2 +7 -1, ये किसके इक्वल होना चाहिए, बाद में जितना था। बाद में कितना हो गया, -4 +3 -7 +3 -2 प्लस नहीं पता तो उसको मान लीजिए कि x है। अब इसको ऐड करते हैं, पहले पॉजिटिव 4 +2 6 +7 13 और नेगेटिव को 5 3 8 1 9 इज इक्वल टू, यहाँ पॉजिटिव देखते हैं, +3 +3 6, फिर नेगेटिव -4 -1 -11 -2 -13 प्लस x, 13 - 9 ये हो जाएगा 4, है ना, +4, 6 - 13 -7 प्लस x, तो x इज इक्वल टू 4 -7 इधर आया +7, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 7 + 4 11 पॉजिटिव, मतलब इसका जो चार्ज था वो कितना था, +11 था। तो टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, शुरू में जितना था लास्ट के इक्वल होगा, भले उसमें कुछ चेंजेस आ जाए अंदर, लेकिन टोटल चार्ज हमेशा सेम रहता है। ये है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ज है, मतलब सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, थर्ड लॉ हम लोग देखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब, क्वांटाइजेशन मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू होना चाहिए, फिक्स्ड इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, 1 2 3 4 -1 -5 -10 या 10 12 1.5 2.2 ऐसा नहीं हो सकता, या हाफ नहीं हो सकता, 1/7 नहीं हो सकता, ऐसा फ्रैक्शनल रैशनल नंबर वैल्यू नहीं हो सकता, उसका पॉइंट में डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक है, पॉइंट के बाद भी कुछ अन्य नंबर आने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया चार्ज हमेशा हमको एक फिक्स वैल्यू में ही मिलता है। जैसे पॉजिटिव अगर है +1 +2 +3 +4
5 पॉजिटिव 7, या नेगेटिव में आता है -3, -5, -9, ठीक है, कोई पॉइंट में नहीं आएगा इसका वैल्यू। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको कहा जाता है द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम is always an integral multiple of fundamental charge। इसको क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक। फंडामेंटल चार्ज यहाँ पर क्या है, देखो सबसे छोटा चार्ज जो हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं, फंडामेंटल चार्ज यहाँ पर होगा। फंडामेंटल चार्ज जो है वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है और इसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव मिलेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये तो हो गया फंडामेंटल चार्ज, एक चार्ज, एक यूनिट चार्ज इतना माना जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, क्यू से। क्यू का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1 यूनिट चार्ज, ठीक है, या फंडामेंटल चार्ज जिसको कहा जाता है। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग लिखें, ठीक है, डेफिनेशन क्या कहता है, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज को क्यू न लिख करके कई जगहों पर ई भी लिखा रहेगा, ठीक है, इसको ऐसे ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके हिसाब से अगर मैं एक फॉर्मूला तैयार करूँ, टोटल चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल, कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई करना है तो मान लेते हैं एन, ठीक है, मल्टीपल ऑफ किसका, फंडामेंटल चार्ज ई का, तो एन इंटू ई। चार्ज क्या है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो सामने हम लोग ऐसा साइन लिख रहे हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई, ये हो गया इसका चार्ज, सॉरी फॉर्मूला। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक यूनिट चार्ज का हमेशा मल्टीपल में ही आता है टोटल चार्ज, इसका 1/4 या इसका हाफ ऐसा नहीं होगा। एक यूनिट अगर सबसे छोटा यूनिट भी ले ले तो इतना चार्ज आएगा, इससे कम चार्ज का कुछ हमको नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे छोटा यूनिट हमको नहीं मिल सकता। ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, Q इज इक्वल टू एन ई। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई पर बेस्ड। ये 3 प्रॉपर्टीज है टोटल, लास्ट है क्वांटाइजेशन। क्या फॉर्मूला हमने लिया, Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई। मान लेते हैं कि एक सिस्टम में, ठीक है, इज इट पॉसिबल फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस टू हैव ए total charge of 9.6 into 10 to the power 20 कूलम, ठीक है, इतना चार्ज है मान लेते हैं इस सिस्टम में, तो क्या ये पॉसिबल है, कितना चार्ज हो सकता है उसमें, ठीक है, उसको चेक करेंगे इस फॉर्मूला से। क्या है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई। Q कितना दिया है यहाँ पर, दे दिया है 9.6 into 10 to the power 20 इज इक्वल टू n नहीं पता हमको, E का वैल्यू क्या है 1.6 into 10 to the power -19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या हो जाएगा 9.6 into 10 to the power 20 अपॉन 1.6 into 10 to the power -19, n इज इक्वल टू 9.6 अपॉन 1.6 into 10 to the power -19, ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव 19, ठीक है, तो 10 to the power 20 प्लस 19 39, ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे ना, 9.6 1.6 के टेबल में 6 टाइम्स में आता है, 6 into 10 to the power 39, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल रहा है, एक फिक्स वैल्यू मिल रहा है हमको 6 into 10 to the power 39। इतने इलेक्ट्रॉन्स या इतने यूनिट्स लेकर के अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इतना चार्ज मिल जाएगा हमको। तो
ये चार्ज का है, सही है। अगर 9.6 की जगह पर मान के चलो यहाँ पर दे देता है 8.8 दे देता मान के चलो, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 8.8 इंटू 10⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। n इज इक्वल टू 8.8 अपॉन 1.6 इंटू यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ भी -19 ऐसा कोई क्वेश्चन रहता कि 8.8 इंटू 10⁻19 दिया गया है। 10⁻19 ऊपर जाता +19, ये हो गया कैंसिल। 8.8 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 इंटू 10⁻0। n इज इक्वल टू 5.5 इंटू 1, n इज इक्वल टू 5.5। ये क्या है, इम्पॉसिबल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता। क्या कहा गया था डेफिनेशन में, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, मतलब n का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, ऐसे डेसिमल वगैरह में नहीं आना चाहिए। n का अगर फिक्स वैल्यू हमको मिलता है बिना पॉइंट के तब सही है, अगर पॉइंट में आंसर आने लग जाए तो वो क्या है, गलत है। ये चार्ज मुमकिन नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा चार्ज हमको नहीं मिल सकता। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। लास्ट में हम लोग देखते हैं आज चार्ज और मास को देखते हैं, ठीक है। चार्ज एंड मास, डिफरेंस देखते हैं चार्ज का और मास का। चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव नहीं होता है ना। नेगेटिव अगर लिखते हैं तो नेगेटिव मास कभी नहीं होता है। 5 kg 10 kg होता है, -5 -10 kg नहीं होता है। चार्ज पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। तो ये तो हो गया पहला डिफरेंस कि चार्जेस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट मास कैन ओनली बी पॉजिटिव एंड नेवर बी नेगेटिव। दूसरा प्रॉपर्टी, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, रुका हुआ है, बहुत स्पीड में चल रहा है, उसके चार्जेस में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है, चार्ज उतना ही रहता है। बट मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c², ठीक है। v मतलब, यहाँ पर v मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और m0 मतलब रेस्ट मास, मतलब रुके हुए बॉडी में कितना मास है और वो ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से चल रहा है अपॉन c²। ये होता है फॉर्मूला, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा स्पीड में चलेगा उतना उसका मास क्या है, बढ़ता चला जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा मास, ठीक है। रुके हुए बॉडी में मास कम होता है, चलते हुए बॉडी में मास ज़्यादा होता है। लेकिन चार्ज में ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है। ये तो क्या दूसरा डिफरेंस। चार्ज क्या होता है, एट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव हो सकता है, चार्ज के कारण जो फोर्स होता है। तो मास को लेकर के जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मास, ये क्या होता है, ओनली एट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मास का ही प्रॉपर्टी, मास के कारण ही ये प्रॉपर्टी आता है ग्रेविटी का। तो ये क्या है, सिर्फ एट्रैक्टिव होता है, जबकि चार्ज क्या होता है, एट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। एक लास्ट प्रॉपर्टी आता है इसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज में क्वांटाइजेशन होता है, प्रूव हो चुका। मास का क्वांटाइजेशन होता है कि नहीं, ये अभी भी प्रूव होना बाकी है। क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी प्रूव्ड। ये चार इसके डिफरेंस हो गए। ये हो गया आज का चार्ज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। आगे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ आएगा, ठीक है, जिसके कूलम्ब्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसका नोट्स तैयार कर लेना और कोई डाउट होगा तो
कमेंट जरूर करना।